गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा जैसा भी हम लोग पढ़ रहे हैं व्याकरण का चैप्टर 1 उपसर्ग एंड प्रत्यय। तो अभी तक हम लोगों ने इसके पहले वीडियो में उपसर्ग के परिभाषा के बारे में जाना, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जाना, और शब्द निर्माण कैसे किया जाता है उसको भी हमने पढ़ा, और दूसरे शब्दों में शब्दांश के योग से बने शब्दांश व्युत्पन्न शब्द भी हम लोगों ने पढ़ा। तो एक बार हम लोग शॉर्टकट से फिर से इसको देख लेते हैं। जैसे शब्दों के आरंभ में जोड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। प्रायः तत्सम शब्दों के साथ तत्सम, तद्भव शब्दों के साथ तद्भव और विदेशी शब्दों के साथ विदेशी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के कुछ शब्द और अव्यय भी उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यानी संस्कृत के जो शब्द होते हैं वो कुछ अव्यय होते हैं जिनका परिवर्तन नहीं किया जाता है। आपको पता होगा कि अव्यय अभिकारी जो है उसके शब्द का परिवर्तन नहीं होता है, ओके, और विकारी शब्द का परिवर्तन होता है। तो अभी तक हम लोगों ने संस्कृत के उपसर्ग के बारे में पढ़ा और हमने कुछ एक्सरसाइज भी आपको जीमिट क्लास में दिया था, आप लोगों ने किया भी, और साथ साथ हमने होमवर्क के लिए भी कुछ शब्द दिए हैं, उसे हम लोग फिर डिस्कस करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे तद्भव। जैसा कि 3 प्रकार होते हैं, तत्सम, तद्भव और विदेशी। तत्सम पढ़ चुके हैं, तद्भव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं तद्भव या हिंदी के उपसर्ग। इसकी डिफिनेशन क्या कहती है। संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी के तद्भव शब्दों के साथ मिलकर नए शब्दों की रचना करते हैं अथवा कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो भी भाषा थी पहले संस्कृत थी, उसका परिवर्तन होकर हिंदी में हुआ है, और इसीलिए कुछ इसके शब्द जो हैं संस्कृत से परिवर्तन होकर हिंदी में आए हैं, जिसे हम तद्भव कहते हैं, और इसीलिए तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रमुख तद्भव उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण इस प्रकार हैं। यानी यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं तद्भव शब्द के। तो आइए देखते हैं। जैसे दिया हुआ है अ, तो अ का अर्थ क्या होता है, अभाव और निषेध। यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे अ प्लस टल क्या हो जाएगा, अटल। अ प्लस छूत, अछूत। अ प्लस पढ़, अपढ़। ऐसे ही कुछ अन्य शब्द हैं, जैसे अभाग, अलग, अनजान, अमोल, अथाह, अमर, अचार, अनाम, अभाव आदि। तो ऐसे यहाँ पे बहुत से शब्द दिए गए हैं, जैसे अन है, अध है, उन, औ, अव, क, कु। यहाँ पर देखिए औ उसमें भी दिया हुआ है और आपके संस्कृत शब्द में भी दिया गया है। तो औ यहाँ पे दोनों शब्दों में प्रयोग किए जा सकते हैं, लेकिन उसका आपका जो शब्द का प्रयोग करेंगे वो अ से करेंगे, तो यहाँ पे अव जो लिखा जाएगा वो आपका अ में ही परिवर्तन हो जाएगा। फिर क, कु, च, नी, दु, दो, पर, बिन, भर, सा, सु, ती, ये आदि शब्द दिए गए हैं। इनके सारे उदाहरण आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, और हम फिर पूछेंगे आप लोगों से, कुछ आपके एक्सरसाइज भी देंगे आपको करने के लिए। तो ये रहा हिंदी के उपसर्ग की आपके जो संस्कृत से परिवर्तन होके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। यहाँ पे हमने कुछ उदाहरण आपको बता दिया है, बाकी उदाहरण आप लोग पढ़ लीजिएगा। जहाँ पर आपको समझ में ना आए वहाँ पर आप हमसे पूछ लीजिएगा। मेरे ख्याल से आपको हिंदी और संस्कृत के उपसर्ग समझ में आ गए होंगे। इसके बाद आता है विदेशी या आगत उपसर्ग। इसकी परिभाषा पहले देखते हैं हम लोग। हिंदी में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी
आदि विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग आ गए हैं, यानी आपके हिंदी के साथ साथ उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि के जो उपसर्ग हैं वो भी आपकी विदेशी भाषाओं के साथ उपसर्ग में आ गए हैं, तथा जिनसे हिंदी में नए शब्दों की रचना की जाती है उन्हें विदेशी उपसर्ग कहते हैं। अब आप देखिए, विदेशी या आगस उपसर्ग में आपका हिंदी में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं की जो उपसर्ग आ गए हैं उन जिनसे हिंदी में नए शब्दों की रचना की जाती है उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं, विदेशी उपसर्ग कहते हैं। यानी आपका जो विदेशी उपसर्ग है उसमें हिंदी, उर्दू, फारसी एंड अंग्रेजी तीनों के शब्द का प्रयोग किया गया है। हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रमुख विदेशी उपसर्ग, उनके अर्थ और उनसे बनने वाले कुछ शब्दों के उदाहरण इस प्रकार दिए गए हैं। जैसे आपको दिया है फर्स्ट पे अरबी फारसी के उपसर्ग, ये सब आपके अंग्रेजी विदेशी या आगत उपसर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट है आपका अरबी फारसी के उपसर्ग। जैसे दिया हुआ है उपसर्ग है आपका एन का अर्थ होता है ठीक या सही। जैसे आपको दिया है एन प्लस वक्त, तो एन वक्त, एन प्लस मौका, एन मौका आदि। यानी आपके यहाँ पे जो एन दिया है उससे दो शब्द यहाँ पे दिया गया है कि कैसे हम एक नया शब्द अरबी और फारसी के बना सकते हैं। उसके बाद कम मतलब थोड़ा भी होता है और हीन भी होता है। जैसे दिया कम प्लस जोर, कमज़ोर, कम प्लस अक्ल, कम अक्ल। ऐसे ही कुछ शब्द और हैं, कम उम्र, कम खर्च, कम कीमत, कम वक्त, कमसीन आदि। तो इस तरह से यहाँ पे अरबी फारसी के उदाहरण दिए गए हैं, इसे आप पढ़ लीजिएगा। और भी यहाँ पर कई उदाहरण दिए गए हैं और उर्दू फारसी के देखिएगा। उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम हिंदी के साथ ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है सब का अर्थ क्या होता है, उप या अधीन। तो यहाँ पे आपका जो उदाहरण दिया गया है सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर क्या हो जाएगा आपका, ये अंग्रेजी के उपसर्ग है। फिर है सब वे, यानी सब इंचार्ज आदि। यानी सब वे मतलब सब इंचार्ज, यानी जितने भी ब्रांच होते हैं सभी का एक आपका जो है इंचार्ज होते हैं, वो सब इंचार्ज कहलाते हैं, जो चारों जगह के इंचार्ज होते हैं। उसी तरह और भी यहाँ पे दिया है वाइस, डिप्टी, हेड, चीफ। यहाँ पे इनके उदाहरण भी दिए गए हैं और इनके अर्थ भी दिए गए हैं। इसे एक बार सब लोग अच्छे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। फिर है एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग, यानी हम एक से अधिक उपसर्ग का प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में ही हम लोग देखते हैं। हिंदी में कुछ शब्दों की रचना में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग भी होता है। ऐसे शब्दों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे दिया है प्रयुपकार, प्रयुपकार। तो क्या दिया है, प्रति प्लस उप प्लस कार। यहाँ पर प्रति भी आपका उपसर्ग है और उप भी आपका उपसर्ग है और कार आपका मूल शब्द है। इसी तरह दिया है समालोचन, सम प्लस आ प्लस लोचन। तो आपका सम भी आपका उपसर्ग होगा, आ भी आपका उपसर्ग है और लोचन आपका मूल शब्द है। इसी तरह और भी शब्द दिए गए हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर है उपसर्ग के प्रयोग में ध्यान रखने योग्य कुछ मुख्य बातें, यानी उपसर्गों का जब हम प्रयोग करते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। उपसर्ग भाषा को सार्थक एवं वर्ण के पश्चात
लघुत्तम इकाई है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ये शब्दों के साथ जुड़कर ही अपने अर्थ को प्रकट करते हुए नए शब्द की रचना बनाते हैं। आइए फिर से देखते हैं। उपसर्ग भाषा को सार्थक एवं वर्ण के पश्चात लघुत्तम इकाई है। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है। ये शब्दों के साथ जुड़कर ही अपने अर्थ को प्रकट करते हुए नए शब्द की रचना करते हैं। यानी उपसर्ग जो है आपका जो शब्द होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वो वर्ण की छोटी इकाई होती है और ये जब मूल शब्द में लगता है तब एक नए अर्थ को प्रकट करता है, यानी एक नए शब्द की रचना करता है, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। सेकंड पॉइंट देखते हैं। हिंदी में तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग होता है। इसी प्रकार उपसर्ग भी तत्सम, तद्भव, देशज, तत्सम शब्दों के साथ, तत्सम तद्भव के साथ, तद्भव देशज के साथ, देशज और विदेशी के साथ विदेशी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुत्र तत्सम शब्द है तो इसके साथ कु उपसर्ग लगकर कुपुत्र शब्द बनता है। अर्थात पुत्र, पूत आपका जो है तद्भव शब्द है तो इसके साथ कल उपसर्ग लगकर कपूत शब्द बन जाता है। यानी आपका देखिए पुत्र है तत्सम है, लेकिन पूत है आपका तद्भव शब्द होता है और क आपका जो होता है वो उपसर्ग होता है, कु भी आपका उपसर्ग होता है। कुपुत्र आपका तत्सम शब्द है और कपूत आपका तद्भव शब्द है। कुछ उपसर्ग एक से अधिक अर्थ भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्रति उपसर्ग का प्रयोग सामने, विरोध या प्रत्येक आदि अर्थ में होता है। जैसे प्रत्यक्ष, प्रतिवाद, प्रत्येक आदि। तो यहाँ पर आपने देखा कि कुछ उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त होते हैं, यानी आपका कितने अर्थ को प्रकट करता है। उसके बाद है कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ भी प्रयोग होता है। जैसे सुविख्यात शब्द में सु और वी आपका तथा निस्वार्थ शब्द में निस और स्व उपसर्ग आदि हैं। यहाँ पर आपके दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद है कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्ग का भी प्रयोग होता है। जैसे सुविख्यात शब्द में सु और वी यानी आपका हो चुका है, तथा निस्वार्थ शब्द में निस और स्व ये दोनों उपसर्ग होते हैं। यहाँ पे आप जो शब्द दिया गया इसमें दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। एक ही उपसर्ग दो अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है। जैसे अ उपसर्ग तत्सम एवं तद्भव दोनों प्रकार का होता है। असत्य और अपहट में क्रमशः तत्सम एवं तद्भव अ उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो तत्सम और तद्भव दोनों में ही प्रयोग किया जाता है। लास्ट पॉइंट है उपसर्ग से शब्द निर्माण करते समय संधि नियमों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जैसे प्रति प्लस एक प्लस बराबर एक यानी यड़ संधि कहलाती है। आपने संधि पढ़ा ही है क्लास 8 में, और अगर नहीं पढ़ा है तो आप फिर से एक बार संधि पढ़ लीजिए, क्योंकि उपसर्ग का जो हम प्रयोग करते हैं तो कुछ शब्द ऐसे आते हैं जो संधि की जिनको जानकारी होती है वही कर पाते हैं। तो कुछ शब्द का जो है आपका प्रयोग संधि के माध्यम से ही होता है। जैसे सत, अब सत आपका जो आएगा वो प्लस जन तो सज्जन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ज कैसे प्रयोग किया गया है, क्योंकि आपने वर्ण विच्छेद में पढ़ा होगा कि क से लेके म तक के वर्ण में जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो या तो क की जगह तीसरा या पांचवें वर्ण का प्रयोग करते हैं, यानी पहले वर्ण की जगह पे तीसरे या पांचवें वर्ण का प्रयोग करते हैं, और उसी तरह तीसरे की जगह पे पहले वर्ण का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको एक बार संधि, वर्ण विच्छेद आदि का जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप नहीं पढ़े हो तो फिर से पढ़ लीजिएगा, और नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर इस उपसर्ग कहीं कहीं आप करने में आपको दिक्कत आएगी।
तो दिया जैसे दिखा सत प्लस जन, सज्जन, ये व्यंजन संधि है। उसके बाद है अध प्लस गति, अधोगति। अब यहाँ पर जो आपका विसर्ग लगा हुआ है ये आपका ओ में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए अधोगति हो जाता है, इसे विसर्ग संधि कहते हैं। ये आपका जो ये बिंदी बिंदी लगती है उसको विसर्ग भी कहते हैं। तो ये रहा आपका उपसर्ग का 3 भेद। तत्सम हमने आपको इसके पहले वीडियो में पढ़ाया है। आज हमने तद्भव और विदेशी या आगत शब्दों के बारे में बताया है और उसके उदाहरण भी हमने आपको बताया है। विदेशी और आगत में हमने ये भी बताया कि अरबी और फारसी के शब्द भी होते हैं, अंग्रेजी के उपसर्ग भी इसी में दिए हुए हैं, और एक से अधिक उपसर्ग का भी प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है हमने उसके बारे में आपको बता दिया है। उपसर्ग का प्रयोग करते समय की कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए उसके बारे में बता दिया है। आइए एक बार हम लोग देखते हैं पाठ का सारांश, यानी जो उपसर्ग का सारांश क्या कहता है वो देखते हैं, उसके बाद हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जैसे दिया है, मूल शब्द के आरंभ और अंत में कुछ शब्दांश जोड़कर नए शब्दों की रचना की जाती है। शब्दों के आरंभ में जोड़ने वाले शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग के 3 भेद होते हैं, तत्सम उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग तथा विदेशी या आगत उपसर्ग। फिर है 4th पे है उपसर्ग। उपसर्गों से शब्द निर्माण करते समय संधि नियमों का भी पालन किया जाता है। तत्सम शब्दों के साथ तत्सम, तद्भव शब्दों के साथ तद्भव और आगत शब्दों के साथ आगत उपसर्गों का प्रयोग करने पर ही शुद्ध शब्द रचना होती है। यानी जब तत्सम का हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं तो हम तत्सम शब्दों का प्रयोग करेंगे, जब तद्भव उपसर्ग कर रहे हैं तो तद्भव शब्दों का प्रयोग करेंगे, और जब आगत उपसर्ग का प्रयोग करें तो आगत शब्दों का प्रयोग करेंगे। तभी हमारी जो शब्द बनेंगे वो शुद्ध रहेंगे और तभी एक रचना जो उनकी की जाएगी, यानी जो हम इन शब्दों से नए शब्द का निर्माण करेंगे तभी वो सार्थक शब्द कहलाएंगे। तो आपको जहाँ पे भी न समझ में आया है या आपको ये इसकी स्क्रीन साफ सही नहीं समझ में आ रही तो हम साथ में आपकी PDF भी भेज देंगे। आप लोग अपने बुक से भी एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और जिनके पास बुक नहीं है वो PDF ओपन करके पढ़ लेंगे, और जो न समझ में आए उसे आप एक रफ कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, हम लोग उसके बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वीडियो बेटा यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।